नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। 7 बजने ही वाले हैं, चक्रव्यूह का वक्त है। शुरुआत में सबसे पहले वो कहानियां जिन पर आपने पसंद अपना हमको बताई है। 20% दर्शकों की पसंद के साथ लॉ स्टूडेंट्स के करियर से खिलवाड़ करने वाली बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अहंकार को सुप्रीम कोर्ट ने चूर चूर कर दिया है। बीसीआई को सुप्रीम फटकार की पूरी इनसाइड स्टोरी आपके सामने कुछ ही पलों में मैं रखने वाला हूं। 22% दर्शकों की नजरें आज टिकी है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की यारी के बीच आखिर पाकिस्तान को जो आज़ादी मिली वो पाकिस्तान से आज़ाद होने के लिए उसके अपने प्रांतों में क्यों इतनी हलचल चल रही है, ये दिलचस्प रिपोर्ट क्या है दिखाएंगे 7:28 पर। आगे बढ़ते हैं। 26% वोटों के साथ नंबर 2 पर है आज की बड़ी सियासी खबर, दलित या सिर्फ वोट बैंक। चुनाव से पहले शुद्धिकरण पर क्या है कांग्रेस का ये नया सियासी कार्ड। और अब आज की लीड स्टोरी जिसे आपने दिए सबसे ज्यादा 32% वोट। एक तरफ बीजेपी से है सीधा जंग ऐलान, तो फिर दूसरी तरफ आरएसएस पर राहुल गांधी क्यों हो गए हैं इतने मेहरबान। यही हमारी आज की कवर स्टोरी है क्योंकि आपने इसको सबसे अधिक वोट दिए हैं। निंदक नियरे राखिए, कबीर का यह दोहा आपने सुना होगा। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, यानी जो आपकी आलोचना करे उसे अपने से दूर मत भगाइए, उसे अपने साथ रखिए, अपने पास रखिए, क्योंकि वही आपकी गलतियां दिखाता है जिसको आप सुधार कर बेहतर इंसान बन सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ने राजनीति में कबीर का यही दर्शन अपना लिया है? कबीर का यह दोहा राहुल गांधी की राजनीति पर कितना लागू होता है, इसका नया उदाहरण 13 अगस्त को दिल्ली में कांग्रेस के रचनात्मक कांग्रेस प्रकोष्ठ के एक अधिवेशन में दिखाई दिया। जिस आरएसएस के खिलाफ राहुल गांधी लगातार बोलते रहते हैं, जिस आरएसएस को लेकर वो कभी कहते रहे कि उसकी विचारधारा संविधान के लिए खतरा है, जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को वो अपनी राजनीतिक लड़ाई के केंद्र में रखते हैं, उसी आरएसएस को राहुल गांधी ने कहा जिस दिन आरएसएस की अभिव्यक्ति को देश से खत्म करने की शुरुआत होगी उस दिन वो आरएसएस की रक्षा करेंगे। तो सवाल सीधा है, क्या राहुल गांधी बदल गए हैं? क्या आरएसएस को लेकर उनकी सोच बदल गई है या फिर राहुल ने अपने विरोध का तरीका बदल लिया है? क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी ने आरएसएस की अभिव्यक्ति की रक्षा करने की बात जिस मंच से कही, उसी मंच से उन्होंने ये भी कहा कि विरोधी गुरु होता है, ओपोनेंट गुरु होता है। हमारे सिस्टम में, हमारी फिलोसॉफिकल सिस्टम में ओपोनेंट गुरु होता है, वो दुश्मन नहीं होता, वो हमें सिखाता है और उससे हम नफरत नहीं करते हैं, उससे हम प्यार करते हैं, बट हम उसको समझाना चाहते हैं यार तू गलत रास्ते पे चला गया है। बीजेपी जब जीत कर आई थी तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही थी। राहुल गांधी ने उसकी ठीक विपरीत दिशा की राजनीति को पकड़ा है। वो ये कह रहे हैं कि जो विरोधी हैं उनको खत्म नहीं करेंगे, इनफैक्ट अगर उनको कोई खत्म करेगा, उनकी आवाज कोई दबाएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। ये राहुल गांधी की नई राजनीति है, नई तरीके की मोहब्बत की दुकान वो खोल रहे हैं। कबीर के जमाने में निंदक को पास रखने की सलाह ठीक हो सकती होगी, लेकिन आज के जमाने में तो विरोधी को पास रखना संभव है क्या? क्योंकि विरोधी पास होगा तो टोकेगा, सवाल पूछेगा, और आजकल किसी को पसंद होगा क्या कि कोई उससे पलटकर सवाल पूछ ले? और अगर राजनीति की बात करें तो सवाल पूछने वाला आदमी बहुत असुविधाजनक होता है। लेकिन राहुल गांधी अब कह रहे हैं विरोधी गुरु होता है। उन्होंने समझाया कि उससे नफरत नहीं करते, उससे प्यार करते हैं, बस उसे समझाना चाहते हैं कि भाई तुम गलत रास्ते पर चले गए हो। अब भारत की राजनीति में इससे सुंदर व्यवस्था और क्या ही होगी। जिस दिन आरएसएस के एक्सप्रेशन को देश से खत्म करने की बात शुरू हुई, उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा, क्योंकि उनका भी एक्सप्रेशन है। हमारा ये नहीं है, हम कह रहे हैं कि भैया सब लोगों का एक्सप्रेशन होना चाहिए। जो आपके दिल में आप खुल के बोलो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप किसी और को नहीं दबा सकते। तो जब देश में एक्सप्रेशन बाहर निकलेगा तो देश की ऊर्जा, देश की जो स्ट्रेंथ है वो पूरी दुनिया को दिखाई देगी। ये क्या कर रहे हैं? ये देश पर एक्सप्रेशन को मार रहे हैं। तो क्या ये राहुल की राजनीति का एक नया संस्करण हम देख रहे हैं? क्या राहुल आरएसएस को अब गुरु मानने जा रहे हैं? जवाब है
बिल्कुल नहीं, क्योंकि गुरु मानने और अभिव्यक्ति के अधिकार बचाने में उतना ही अंतर है जितना भारतीय राजनीति में घोषणा और अमल में। तो फिर आखिर राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? शायद राहुल गांधी अपनी उस राजनीति को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें विपक्षी और दुश्मन के बीच फर्क होता है। ठीक वैसे ही जैसे आरएसएस को लेकर राहुल के पुराने और नए बयान में फर्क आ गया है। सुनिए। मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले। मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। जिस दिन आरएसएस के एक्सप्रेशन को देश से खत्म करने की बात शुरू हुई, उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा। इस बीच आज राहुल गांधी को मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सावरकर पर दिए बयान को लेकर लखनऊ की अदालत में चल रही मानहानि की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसी मामले में निचली अदालत ने राहुल गांधी को समन भी जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राहुल गांधी को फिलहाल बड़ी कानूनी राहत मिली है। लेकिन राहुल के ताजा बयानों से साफ है कि वो आरएसएस की विचारधारा से आज भी असहमत है, विरोध भी करते हैं, आरोप भी लगाते हैं। जैसा कि रचनात्मक कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल ने आरएसएस पर नए आरोप मढ़े हैं। राहुल ने बीजेपी आरएसएस को जोकरों का समूह तक कहा। क्या था आरएसएस? जो छोटा बिजनेसमैन था, मैंने स्टडी की ये बात, जो छोटे छोटे बिजनेस वाले थे, मिठाई की दुकान चलाते थे, सोनार थे, लोहार थे, इनकी फोर्स थी। उनको तो उन्होंने धोखा दे दिया, मार दिया। वो तो सब मर गए। आरएसएस ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, जीएसटी कर दी और अपने ही लोगों को धोखा दे दिया। कुल मिलाकर राहुल का यह कहना था कि आरएसएस की विचारधारा से विरोध रहेगा, लेकिन आवाज बंद करने की कोशिश अगर होगी तो उसका भी विरोध किया जाएगा। इस बात को समझने के लिए राहुल गांधी के बयान के साथ साथ कांग्रेस और आरएसएस के पिछले 78 साल के रिश्ते को भी आपको समझना होगा। आजादी के बाद से आरएसएस पर केंद्र सरकार ने 3 बार प्रतिबंध लगाया। पहली बार 1948 में नेहरू सरकार में महात्मा गांधी की हत्या के बाद, दूसरी बार 1975 में आरएसएस पर बैन लगा। आपातकाल और सरकार विरोधी गतिविधियों के आरोप में इंदिरा गांधी के शासनकाल में यह प्रतिबंध लगा, और तीसरी बार 1992 में अयोध्या में विवादित बाबरी ढांचा विध्वंस के बाद नरसिम्हा राव सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। तीनों बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उनके ही प्रधानमंत्री थे। तीनों बार आरएसएस से प्रतिबंध हटा भी। 2 बार तो कांग्रेस की सरकारों ने ही इस बैन को हटाया। सिर्फ एक बार 1977 में प्रतिबंध हटाने वाली सरकार कांग्रेस की नहीं थी, बल्कि जनता पार्टी की थी। अब जरा इतिहास के पहले पन्ने की ओर चलते हैं। 1947 में आजादी के बाद देश विभाजन के जख्म से कराह रहा था, सांप्रदायिक तनाव था। 7 दिसंबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रांतीय सरकारों के प्रमुखों को एक पत्र लिखा। उस लेटर में आरएसएस को लेकर नेहरू की भाषा बहुत ही सख्त थी। वो मूल पत्र नेहरू आर्काइव में मौजूद भी है। उस लेटर में नेहरू ने लिखा था, आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो एक निजी सेना के साथ काम करता है और बिल्कुल नाजी के रास्तों पर चलता है। हमारा मकसद लोगों की आज़ादी छीनना नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देना और ऐसा करना कि ज़रूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जा सके, इसे सरकार बढ़ावा नहीं दे सकती। सिर्फ ये बात कि आरएसएस केंद्र और प्रांतीय सरकारों का खुलकर विरोध करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त वजह नहीं होनी चाहिए। उसे अपनी बात रखने और वैध तरीके से प्रचार करने की आज़ादी होनी चाहिए। यानी कांग्रेस और आरएसएस के बीच वैचारिक टकराव जरूर रहा, लेकिन रिश्ता सिर्फ बैन और विरोध तक नहीं रहा। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद 26 जनवरी 1963 को दिल्ली में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम हुआ, जिसमें आरएसएस स्वयंसेवकों का एक बड़ा समूह शामिल हुआ। आरएसएस के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक करीब 3000 स्वयंसेवकों ने पूरे गणवेश और बैंड के साथ इसमें हिस्सा लिया। लेकिन तब नेहरू ने आरएसएस को बुलाया था, इसका पक्का सबूत सरकारी दस्तावेजों में नहीं मिलता है।
2018 में एक आरटीआई के जरिए रक्षा मंत्रालय से इसके बारे में पूछा गया था कि क्या आरएसएस को 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में पंडित नेहरू ने बुलाया था, किसने बुलाया था, निमंत्रण पत्र की कॉपी है क्या? रक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया, 1963 की गणतंत्र दिवस परेड की संरचना से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। कहते हैं कि राजनीति बड़ी गंभीर चीज होती है, लेकिन राजनीति में कभी कभी गंभीर बात भी ऐसी जगह पहुंच जाती है कि आदमी को हंसी और चिंता में से किसी एक को चुनना मुश्किल हो जाता है। रचनात्मक कांग्रेस का एक कार्यक्रम था जिसमें राहुल गांधी कल बोल रहे थे। इस अधिवेशन में राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति को समझाने की कोशिश कर रहे थे। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री की कूटनीति विदेशी नेताओं को गले लगाने तक सिमट कर रह गई है। बात बड़ी गंभीर थी। गंभीर इल्जाम वो लगा रहे थे कि हगलो मैसेज जिसको कहते हैं, यानी झप्पी पाव की जो कूटनीति है वो क्या जेन्युइन है, उससे क्या देश की विदेश नीति का भला होगा। ये वो इल्जाम लगाने की कोशिश सरकार पर और प्रधानमंत्री पर कर रहे थे, देश की विदेश नीति की चर्चा कर रहे थे। लेकिन तभी राहुल गांधी के मंच पर अपने पुराने नेता, पुराने सांसद संदीप दीक्षित को उन्होंने गले लगाकर जो उदाहरण पेश किया उसका मखौल उड़ रहा है। देखिए जरा। बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. इधर हमारे बिहार में कहते हैं थेथर लो जी, बाजते छी तो हारलो के ना, ये थेथर है। अगर इनको चाणक्य की नीति समझ में नहीं आया, एचएम का, अगर पटेल का लौह पुरुष वाला नहीं समझ में आया नीति, तो कौन इनको बताएगा? जनता ने जिनको 3 बार नकारा, अब वो गाली गलौज पर उतर आए, ओछी राजनीति पर उतर आए। राहुल गांधी जी की भाषा अमर्यादा और अहंकार से भरी नजर आती है। ये जो मदारीगिरी है ये चलने वाली नहीं। देश की जनता सब देख रही है। इनको 99 सीट क्या मिल गई, उसके बाद जिस तरह की भाषा बोलते हैं, ये सर्वथा अनुचित है, गैर शालीन है। और ये मैं आज ही नहीं कह रहा हूँ, मैं इस पर लिख रहा हूँ लगातार कि क्या विरोध गरिमामय नहीं हो सकता। संदीप दीक्षित ने नाम लिया मेलेनी का, इटली की प्रधानमंत्री का, और बदनामी झेल रहे हैं राहुल गांधी। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने मंच पर संदीप दीक्षित के इस हरकत की वजह से उनको टोका नहीं था। आखिर में एक बात और, गले मिलना कोई एक नई राजनीतिक खोज नहीं है। हमारी संस्कृति में किसी को गले लगाना अपनापन है, सम्मान है, स्नेह है और कई बार बरसों की दूरी मिटाने का एक तरीका भी है। त्योहारों पर लोग गले मिलते हैं, बिछड़े लोग जब मिलते हैं तब गले मिलते हैं, गर्मजोशी दिखानी हो तब गले मिलते हैं। भारतीय संस्कृति में गले मिलने के लिए विदेश नीति की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पर विदेश नीति सिर्फ गले मिलना भी नहीं हो सकती, उससे अधिक बढ़कर अपनी देश के हितों का ध्यान में रखना और दूसरे से अपने देश के हित के लिए बेहतर चीज पा लेना, यह भी कूटनीति का एक बड़ा हिस्सा है। अब बात करते हैं इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का संबोधन चल रहा है राष्ट्र के नाम। आइए पहले उसकी एक झलक देख लेते हैं लाइव। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के नई प्रतिमान स्थापित हुई है। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में सफलता मिली है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश की योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लगभग 59 करोड़ खाता धारक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। उनमें 32 करोड़ से अधिक महिला खाता धारक शामिल है। 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था द्वारा उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष
5 लाख रुपया तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए गए हैं। किसान सम्मान निधि तथा किसान क्रेडिट कार्ड्स से खेती, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे गतिविधियों से जुड़े किसान भाई बहनों को संबल मिला है। कल पूरा देश आज़ादी की सालगिरह मनाएगा। 15 अगस्त है। उसी के पूर्व में हमेशा की तरह पारंपरिक तौर पर राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करती है। आगे बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। जाने माने साहित्यकार ओम प्रकाश वाल्मीकि ने दलित चेतना और वोट की सियासत पर लिखा है, तुमने हमें सिर्फ गिना है, इंसान की तरह कभी देखा नहीं। तुमने हमें सिर्फ गिना है, इंसान की तरह कभी देखा नहीं। तुम्हारे लिए हम सिर्फ एक संख्या है जो हर 5 साल बाद तुम्हारी सत्ता की नींव मजबूत करते हैं। जब चुनाव पास हो और वोटों की दरकार हो तो दलितों पर सियासी दंगल होने लगता है। देश में जाति और स्वाभिमान का पारा चढ़ जाता है। इस वक्त भी ठीक ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि अगले साल यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा के चुनाव हैं। इन 5 राज्यों में से खास 3 यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में दलित जो है वो किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं। हल्द्वानी में शुद्धिकरण के नाम पर जो सियासी विवाद शुरू हुआ था वो महज इत्तेफाक नहीं बल्कि 2027 के चुनावी समर का पहला बड़ा राजनीतिक शंखनाद है। तो क्या हल्द्वानी में शुद्धिकरण के नाम पर दलित वोट की नींव मजबूत की जा रही है? क्या दलित अपमान के मुद्दे को हथियार बनाकर कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन उत्तराखंड और यूपी में तलाश रही है? और इससे भी बड़ा सवाल यह कि शुद्धिकरण के नाम पर वोटों का धार्मिकीकरण कौन कर रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जो आज राजनीति के चक्रव्यूह में उलझे हुए हैं, जहां एक तरफ सामाजिक न्याय और स्वाभिमान का दावा है तो दूसरी तरफ चुनावी नफे नुकसान और वोट बैंक का गणित, जिसके हर पार्टी अपने अपने हिसाब से अब भुनाने में लग गई है। उत्तराखंड में अगले साल चुनाव है। यहां लगभग 19% आबादी दलितों की है। 13 विधानसभा सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। ये नंबर कुल 70 सीटों का करीब 18% बैठता है। ऐसे में कांग्रेस ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुए शुद्धिकरण के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर अब उछालकर बड़ा मुद्दा बनाने की मुहिम शुरू कर दी है। शुद्धिकरण को दलित अपमान से जोड़कर कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर चुकी है। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस के सामने नारेबाजी की और बीजेपी पर निशाना साधा। कुछ खुरापात तत्वों ने एक एआई वीडियो जनरेट करा, तो उस प्रकरण को लेकर और उसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने, कुछ ऐसे तुच्छ मानसिकता के लोगों ने उस रामलीला मैदान में जाकर शुद्धिकरण करने का काम करा। वो शुद्धिकरण, हम पहले तो ये पूछते हैं कि शुद्धिकरण किस चीज का कर? रामलीला के पवित्र मंच से हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर हमला किया गया था, इसलिए उन्होंने ये शुद्धिकरण का हवन किया था और इस अनुष्ठान में खुद दलित समुदाय के लोग शामिल थे। तो ये कहना कि बीजेपी के लोग या उससे जुड़े लोग दलित विरोधी हैं, ये गलत है। मैं भी एक दलित परिवार से आता हूँ और उस हवन में मैं वहां मौजूद था, तो ये चीज कहना सही नहीं है कि दलित का हम विरोध कर रहे हैं। तो अगर हम दलित का विरोध करेंगे तो मैं वहां क्या करूंगा? शुद्धिकरण का मुद्दा धार्मिक स्थल की पवित्रता से जुड़ा है या फिर दलित विरोधी मानसिकता से, लेकिन कांग्रेस ने इसे भुनाने के लिए टॉप गियर लगा दिया है। कल राज्यसभा में खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मुद्दा उठाया था। इसके बाद सभापति और नेता सदन जेपी नड्डा ने शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ पूरे सदन को कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन जो भी लोग शुद्धिकरण में शामिल थे उनके खिलाफ स्थानीय प्रशासन ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। उत्तराखंड में तो डबल इंजन की सरकार है। बीजेपी के पुष्कर सिंह धामी वहां के मुख्यमंत्री हैं, नेता सदन जेपी नड्डा केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। इसके बावजूद संसद में जो आश्वासन दिया गया उसके कहने के बाद भी प्रशासनिक एक्शन में अंतर क्यों दिखाई दे रहा है? दरअसल शुद्धिकरण के मुद्दे पर धामी सरकार घिरी हुई दिखाई देती है। अगर सरकार एक्शन लेती है तो पार्टी का जो मूल कैडर है वो उससे नाराज हो सकता है, और अगर कार्रवाई नहीं करती है तो दलित वोट छिटने का डर भी सताता है। यही वजह है कि पुष्कर सिंह धामी कांग्रेस पर हमला करते हुए शुद्धिकरण करने वालों के साथ अब खड़े हो गए। कि हल्द्वानी की रैली के बाद जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने एक प्रायोजित विवाद खड़ा करके दलित कार्ड खेलने की कोशिश की, उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। वो बेहद शर्मनाक है, जबकि वहां पर जातिवाद से संबंधित किसी प्रकार का कोई नारा नहीं लगाएगा भाइयों बहनों।
वहां पर कुछ धार्मिक नारे इस प्रकार के लगाए गए थे, उसके कारण से कुछ स्वयंसेवी संगठन आगे आकर उन्होंने उस रामलीला जैसे पवित्र मंच का दुरुपयोग हुआ है, यहां पर इस प्रकार की बातें हुई हैं, उन्होंने स्वेच्छा से वो काम किया। कांग्रेस हल्द्वानी की घटना को सिर्फ उत्तराखंड तक अब सीमित न रखकर इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी हवा देने में लग गई है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। हरियाणा के सिरसा की ये तस्वीरें हैं जहां हल्द्वानी के शुद्धिकरण पर दलित अपमान का तड़का लगाकर कांग्रेस नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खुद उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई। शैलजा खुद दलित समुदाय से आती हैं। लोकसभा से कांग्रेस पार्टी का महिला दलित चेहरा भी है। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में जब यह कार्यक्रम था उस दौरान भी वो वहां मौजूद थी। उत्तराखंड की प्रभारी भी हैं। हरियाणा में तो फिलहाल चुनाव नहीं है, लेकिन हरियाणा से लगे पंजाब में अगले साल चुनाव है। यहां करीब 32% दलितों की आबादी है। 117 विधानसभा सीटों में से 34 सीटें दलितों के लिए आरक्षित है। और खास बात यह कि बीजेपी ने जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनको अपना सबसे बड़ा चेहरा बनाकर इन दिनों पंजाब में उतारा हुआ है, वहां के वोटरों को अपने साथ लाने के लिए। पंजाब में कांग्रेस कमबैक के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। सिरसा पंजाब सीमा से सटा हुआ इलाका है। यहां शुद्धिकरण के खिलाफ निकाला गया जुलूस पंजाब के मालवा बेल्ट के दलित मतदाताओं तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि मोर्चा खुद दलित नेता कुमारी शैलजा संभाल रही है। हल्द्वानी को शुद्धिकरण का सियासी तड़का कांग्रेस ने यूपी में भी लगाने की कोशिश की। अगले साल यहां भी तो चुनाव है। जौनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह और पैदल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों के हाथों में मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीरों वाले पोस्टर थे। इसमें लिखा था, दलित समाज को अपमानित करना बंद करो। उत्तर प्रदेश में दलित आबादी करीब 21 से 22% है। दलित मतदाताओं का गणित किसी भी दल का यहां पर खेल बनाने या बिगाड़ने का दम रखता है। पीडीए का नारा देकर विपक्ष पहले ही लोकसभा चुनावों में दलितों की ताकत का ट्रेलर बीजेपी को दिखा चुका है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 84 सीटें आरक्षित हैं। 27 के चुनाव में जो भी दल इन 84 सीटों पर बढ़त बनाएगा, सत्ता की चाबी उसके पास रहने की पूरी संभावना है। लिहाजा मायावती से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक दलितों की आवाज बुलंद करने के लिए अब मैदान में उतर गए हैं। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा, सरकार बिना देरी किए आरोपियों को जेल भेजे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, दलितों का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी से लेकर आजाद समाज पार्टी तक सभी दलित वोट बैंक का सियासी गुणाभाग करने में जुटे हैं। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो बीजेपी को करीब 21% दलितों के वोट यूपी में मिले। लिहाजा योगी आदित्यनाथ आईना दिखाकर विपक्ष पर अब हमला कर रहे हैं। दलितों पर राजनीति कोई नई बात नहीं है। जब जब चुनाव आते हैं तब सियासी गलियारों में दलितों को याद आना लाजमी है। लेकिन कड़वी हकीकत यह कि अगर वोट लेने के बाद किसी ने सच्चे मन से दलित समाज का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान किया होता तो आज 21वीं सदी में भी इस मुद्दे पर इतनी सियासत शायद ही देखने को मिलती। बात करते हैं आज की अगली कहानी की। अक्सर कहा जाता है, डोंट बी जजमेंटल, यानी किसी के बारे में तुरंत राय मत बनाइए। लेकिन आज आपको राय बनानी होगी। स्क्रीन पर एक तरफ देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब की तस्वीर है और दूसरी तरफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई के बॉस मनन कुमार मिश्रा की, जो कि राज्यसभा के सांसद भी है। ये मिश्रा साहब है और ये सूर्यकांत साहब है। इन दोनों के ठीक बीचों बीच बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है जजमेंटल। और हमने ये टेक्स्ट इसलिए लिखा है क्योंकि जब न्याय के सबसे बड़े मंदिर से 14 साल पुरानी कुर्सी का अहंकार टकराता है तो हिसाब तो मांगना पड़ता है। देश की प्रतिष्ठित लॉ यूनिवर्सिटी नालसार, आपने नाम सुना होगा, नेशनल अकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, जो कि हैदराबाद में स्थित है, उनके छात्रों का करियर बर्बाद करने की धमकी आखिरकार बीसीआई को भारी पड़ गई। अब हम भेदेंगे अहंकार का यही चक्रव्यूह, ध्यान से देखिए। क्या देश के लॉ संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को अपनी बात कहने का हक नहीं है? क्या वकीलों के लीगल एजुकेशन और देश की सर्वोच्च स्थित जो संस्था है बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक तानाशाही संगठन बनकर काम कर रही है?
ये सवाल इसलिए क्योंकि आज न्याय के गलियारों से एक ऐसी खबर आई है जिसने देश के पूरे लीगल सिस्टम को झकझोर कर दिया है। मामला है हैदराबाद की मशहूर नालसर यूनिवर्सिटी का। ये नालसर के छात्रों का ये कहना है कि घमंड है बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा का, लेकिन इस घमंड को आज सुप्रीम कोर्ट ने चूर चूर करके रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज बीसीआई को ऐसी ऐसी फटकार लगाई जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने भरी अदालत में कहा, भले ही छात्रों का फैसला गलत हो, भले ही उन्हें किसी ने गलत सलाह दी हो, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी बात रखने और विरोध करने का पूरा अधिकार है। बीसीआई ने एक ऐसा फरमान जारी किया था जिसने कानून की पढ़ाई करने वाले सैकड़ों छात्रों के भविष्य पर तलवार लटका दी थी। क्या था बीसीआई का वो तुगलकी फरमान, बताएंगे आगे। पहले देखिए आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। एक यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, इससे बीसीआई का कोई लेना देना नहीं है। इसे वापस ले लिया गया है। कार्रवाई का आधार अभी भी बना हुआ है। क्या इस तरह का प्रस्ताव पारित करने के लिए बीसीआई की बैठक बुलाई गई थी? हम ये जानना चाहते हैं। अगर युवावस्था में कोई गलत बयान दे भी देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास विरोध करने का अधिकार नहीं है। कृपया सभी छात्रों से कहें कि वे अपना एनरोलमेंट कराएं। सुप्रीम कोर्ट बार से जुड़े हम उन्हें कानूनी सहायता के मामलों के लिए अपने पैनल में शामिल करेंगे। छात्रों ने मुझे एक पत्र लिखा है। ये छात्रों और मेरे बीच का संवाद है। ये बिल्कुल अनावश्यक था, पूरी तरह से अनुचित था। अपने छात्र जीवन के दिनों में मैं भी छात्र गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहा हूँ। अगर मान भी लें कि वे गलत हैं तो भी उन्हें विरोध करने का अधिकार है। बीसीआई का इससे कोई लेना देना नहीं बनता। नोटिस जारी किया जाए। इस बीच किसी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र या फैकल्टी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। बीसीआई ने नोटिस स्वीकार कर लिया है, सर्कुलर वापस ले लिया गया है। जो भी हो 2 सप्ताह के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल किया जाए। संबंधित पत्रों में बताई गई घटनाओं के संबंध में नालसार के छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट से लगी इस फटकार की वजह है 13 अगस्त को बीसीआई की ओर से आया एक आदेश। इस आदेश में बीसीआई ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने देश की तमाम स्टेट बार काउंसिल को निर्देश दिया था कि नालसार के 2026 बैच के किसी भी ग्रेजुएट को अगले आदेश तक वकील के तौर पर एनरोल ना करें। बात यही नहीं रुकी, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से 3 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई। वीसी से उन लोगों की पहचान करने को कहा गया जो नालसार में चीफ जस्टिस सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह का चीफ गेस्ट बनाए जाने का विरोध कर रहे थे। आदेश जारी होने के कुछ ही घंटों के बाद या कहिए कुछ ही मिनटों के बाद जैसे ही बवाल बढ़ा, बीसीआई को बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बैकफुट पर आना पड़ा। यानी बार काउंसिल यानी मनन कुमार मिश्रा जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, जिस संस्था ने देश की नामी लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों का करियर बर्बाद करने की धमकी दी थी, वो अचानक सफाई देने के मोड में आ गई। अब आपको एक चिट्ठी दिखाता हूं। यही वो चिट्ठी है बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के दस्तखत वाली। इस चिट्ठी में अब ये कहा गया कि 2026 बैच के ज्यादातर छात्र तो निर्दोष हैं। कुछ शिक्षकों और बाहरी लोगों ने उन्हें भड़काया है। इसके बाद बीसीआई ने छात्रों को एनरोल होने की अनुमति अब दे दी है। लेकिन सवाल यह है कि बिना सोचे समझे इतना बड़ा फरमान जारी करने की हिम्मत मनन मिश्रा के बीसीआई में कहां से आई थी। पूरे मामले में बीसीआई के कामकाज के तौर तरीकों पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी बहुत ही कड़ी आपत्ति जताई थी। एससीबीआई के अध्यक्ष विकास सिंह ने इसे गैर कानूनी और मनमाना बताया है। BCI chairman is behaving like the BCI is his personal property. When he issues an order or issues a letter or issues a direction, he does not even refer to under which provision of the act or the regulation he is making such kind of an order. BCI doesn't have some overarching power as if he's the Shahenshah of the advocacy regulation in this country. He is merely a statutory body. I don't know how he is continuing for more than 12 years. एक बात और स्पष्ट कर दूं, विकास सिंह जिनको भी आप सुन रहे थे, ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े वकील हैं और मनन कुमार मिश्रा जिनको राज्यसभा में अभी मनोनीत किया गया वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे। पूरी बात समझाता हूं। इस पूरी पिक्चर के सबसे बड़े विलेन बनकर जो उभरे हैं
चीफ जस्टिस की भाषा में बात करूं, जिस तरह से टोका सूर्यकांत साहब ने, वो है मनन कुमार मिश्रा, बीसीआई के चेयरमैन है। वही मनन मिश्रा जो पिछले करीब 14 सालों से बीसीआई के बॉस की कुर्सी पर बैठे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही देश के सभी वकीलों को कोर्ट में दलील देने का लाइसेंस देती है। उसी बीसीआई के चेयरमैन है मिश्रा साहब। साथ ही बीजेपी के वक्त में राज्यसभा में इनको मनोनीत किया गया है। मनन मिश्रा के दस्तखत से ही जारी बीसीआई के एक आदेश से पूरा विवाद खड़ा हुआ है और अब उनकी क्लास लगा रही है कॉकरोच जनता पार्टी। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और सह संयोजक सौरभ दास ने मनन कुमार मिश्रा से वो तीखे सवाल पूछे हैं जिनका जवाब देते अब उनको नहीं बन रहा है। आप 2012 से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे, इतने साल हो गए, आपने क्या किया है काम, उसका भी आप ब्यौरा दीजिए। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि ये जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो फंडामेंटल राइट है, अगर नालसार के बच्चों को लगा कि वो रिसीव नहीं करना चाहते डिग्री चीफ जस्टिस सूर्यकांत से, तो आप कौन होते हैं ऐसा इलीगल ऑर्डर निकालने के लिए? तो आपने इतने सालों से 2012 से लेके अभी तक आपने क्या काम किया, उसका आप ब्यौरा दीजिए। आपका अकाउंटेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है तो सौरभ दास जी हो, दीपके जी हो, सब इन लोगों से बात करके कोई अगर कुछ एक्सप्लेन करना है तो वो एक्सप्लेन किया जा सकता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है, इसलिए इस ढंग का ट्वीट आ रहा है। कम्युनिकेशन गैप है। एक बात और स्पष्ट कर दूं, मैंने पिछले अपने वक्तव्य में कहा कि राज्यसभा के मनोनीत सांसद, ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद है। बीजेपी ने उनको राज्यसभा से भेजा है। तो मनन कुमार मिश्रा बीजेपी से जुड़े और विकास सिंह कांग्रेस से जुड़े थे। बिहार के गोपालगंज से आने वाले मनन मिश्रा 2012 से कुछ महीनों को छोड़कर लगातार बीसीआई के करता धरता है। 1982 में वकालत की शुरुआत की, 2010 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़े, हार गए, फिर बीजेपी में आए और 2024 में बीजेपी ने बिहार से उनको राज्यसभा में भेज दिया। लेकिन इस विवाद के बाद बीजेपी के नेता ही सीनियर एडवोकेट मनन मिश्रा साहब को संविधान में मिली अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का ज्ञान पढ़ा रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऐसे किया, क्यों से वापस किया, ये तो वो समझाएंगे। लेकिन जहां तक अधिकारों की बात करें, अनुच्छेद 19 के तहत बोलने की स्वतंत्रता है, अपने भावनाओं को रखने की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक रूप से कोई प्रोटेस्ट करना चाहे वो भी एक अधिकार माना जाता है। अब इस सबके मद्देनजर ऐसा कुछ होना ये कहां तक उचित है और क्यों किया गया, ये तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया बताएगा। लेकिन कोर्ट्स ने भी इस बात को रखा है। मुख्य न्यायाधीश देश के जो हैं हमारे जस्टिस सूर्यकांत जी ने बड़े स्पष्ट रूप से इसकी निंदा की है और नोटिस किया है। सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर हो चुकी है जिसमें मांग की गई है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एक ही व्यक्ति जिंदगी भर के लिए अध्यक्ष न बना रहे, इसका कार्यकाल अधिकतम 2 साल और 3 टर्म तक सीमित कर दिया जाए। जाहिर है ये याचिका भी मनन मिश्रा के लिए अब नई मुसीबत खड़ी कर सकती है। बार बार हम बीसीआई का जिक्र कर रहे हैं, आपके लिए 30 सेकंड में समझना जरूरी है कि आखिर ये संस्था है क्या और इसकी ताकत कितनी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया देश के सभी वकीलों की सर्वोच्च नियामक संस्था यानी रेगुलेटर है। कौन देश में वकील बनेगा, कौन नहीं होगा, इसका लाइसेंस यही संस्था देती है। लॉ कॉलेजेस का सिलेबस भी यही संस्था तय करती है। वकीलों के लिए नियम बनाना और अगर कोई वकील अनुशासन तोड़ता है तो उसका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द करने की ताकत तक बीसीआई के पास है। सीधे शब्दों में कहें तो यह संस्था देश के पूरे कानूनी पेशे की एक तरीके से दी बॉस है। और अब आते हैं इस पूरे विवाद की जड़ पर। आखिर नालसार के 450 छात्रों ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत के हाथों डिग्री लेने से इनकार क्यों कर दिया था? आखिर ऐसा क्या हो गया था कि छात्रों ने वाइस चांसलर को चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि सीजीआई को चीफ गेस्ट ना बनाया जाए? इसके पीछे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वो 3 बयान जिन्होंने इस पूरे चक्रव्यूह की नींव रखी थी। कहानी शुरू होती है 15 मई को सीजीआई की एक टिप्पणी से। एक सुनवाई के दौरान तंज कसते हुए सीजीआई सूर्यकांत ने कुछ युवाओं को कॉकरोच कह दिया था, पैरासाइट्स। हालांकि चीफ जस्टिस ने अपने बयान को खुद खारिज भी किया, सफाई भी दी। फिर 22 जुलाई को जब एक वकील ने सीजीआई के बेंच से 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस की बर्बरता के वीडियो देखने की अपील की, तब यह कहा गया कि सीजीआई ने मना कर दिया, 2 टूक कह दिया कि वीडियो देखने में उनकी दिलचस्पी नहीं है, समय बर्बाद मत कीजिए। बवाल बढ़ने पर 24 जुलाई को सीजीआई ने फिर स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी भी याचिका पर सुनवाई से इनकार नहीं किया है, बस डायरी नंबर का इंतजार था। यानी कुल मिलाकर इसी पर पूरा विवाद खड़ा हुआ। और अब बात करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण कहानी की। बात पाकिस्तान की, जहां आजादी का 80वां जश्न मनाया जा रहा है।
लेकिन 69 साल बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान अलग अलग मोर्चों पर आज भी सुलग रहा है। पीओजेके में असंतोष है, बलूचिस्तान में विद्रोह है, खैबर पख्तूनवा में आतंक है, इमरान खान से डर लग रहा है और अर्थव्यवस्था का उथल पुथल हाल है। लेकिन निशाना फिर भी भारत पर साधा जा रहा है। आज पाकिस्तान में सवाल सिर्फ सरकार का नहीं, सवाल सिर्फ अर्थव्यवस्था का नहीं है, सवाल पाकिस्तान के वजूद, उसके सिस्टम और उसकी तथाकथित आजादी पर है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओजेके, जिसे पाकिस्तान दुनिया के सामने लोकतंत्र और आज़ादी का मॉडल बताता है, वहां अब इस्लामाबाद के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर बीते कई दिनों से दिख रहा है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के आंदोलन ने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी है। बाजार बंद है, इंटरनेट पर पाबंदियां लगी हैं, सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। अब पीओजेके की जनता ने ऐलान कर दिया है कि बिजली, पानी और गैस के बिल जमा नहीं करेंगे। व्यापारियों से भी अपील की गई है कि इनकम टैक्स देना वो बंद कर दें। पाकिस्तान अपनी आजादी का दिवस आज मना रहा है, लेकिन पाकिस्तान का अपना एक हिस्सा वो पाकिस्तान से आजाद होना चाह रहा है। पीओजेके में हालात गाजा से भी इन दिनों बदतर है। पाकिस्तान की सेना प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला रही है, मृतकों के शवों को छिपाने के आरोप लग रहे हैं, रात भर छापे मारे जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को जबरन गायब करने के आरोप पुलिस पर और सेना पर लगे हैं। महिलाओं के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज और फायरिंग करने की नौबत आई हुई है। पीओजेके में आजादी की मांग तो कई सालों से उठ रही है, लेकिन इस बार हिंसा तब भड़की जब पीओजेके में 5 जून को चुनावों का ऐलान किया गया था। 27 जुलाई से 10 अगस्त तक 3 फेज में ये वोटिंग होनी थी, लेकिन हिंसा के चलते तीसरे फेज की वोटिंग को स्थगित करना पड़ गया। पूरा विवाद पीओजेके की 12 विधानसभा सीटों को लेकर है, जिसे उन शरणार्थियों के लिए रिजर्व किया गया है जो बंटवारे के बाद भारत से पीओके और फिर पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों में गए थे। जैक का आरोप है कि पाकिस्तान इन्हीं 12 सीटों के जरिए राजनीतिक धांधली करता है। ऐसे में इन सीटों को खत्म किया जाए। जब प्रदर्शन तेज हुए तो पाकिस्तान सरकार ने जेएसी यानी जैक को देश विरोधी संस्था करार दे दिया। अब जैक ने पाकिस्तान की सेना से पीओजेके को खाली करने की मांग कर दी है। दरअसल जैक 13 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र में भारत पाकिस्तान कमीशन के ऐतिहासिक रेगुलेशन का हवाला दे रही है, जिसमें लिखा गया है पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी नागरिकों को पीओके खाली करना होगा और संयुक्त राष्ट्र के कमीशन के साथ भारतीय सेना पाकिस्तानी बॉर्डर पर तैनात होगी, जिसके बाद पीओके और जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह करवाया जाएगा। लेकिन आज 79 साल के बाद भी पाकिस्तानी सेना ने पीओजेके खाली नहीं किया है। पीओजेके तो कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा। ऐसे में वहां की जनता अगर आजादी की मांग कर रही है तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा प्रांत से आई। बलूचिस्तान में बीएलए और टीटीपी ने 85% हिस्से पर कंट्रोल का दावा कर दिया है, तो खैबर पख्तूनवा में कबायली बगावत की जोर पकड़ रही है। पाकिस्तान में कुल 4 प्रांत हैं, आपको पता होगा, जिसमें से बलूचिस्तान अकेले पूरे पाकिस्तान का 44% हिस्सा कवर करता है। यहां 1948 से, यानी जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ उसके तुरंत बाद, हिंदुस्तान से उसने आज़ादी ली, उसके तुरंत बाद से लगातार विद्रोह शुरू हो गया था। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी 2000 में बनी बलूच लिबरेशन आर्मी ने खड़ी की। बीएलए का दावा है कि 2025 में 500 से ज्यादा हमले उसने किए। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2026 तक 750 हिंसक घटनाएं हो चुकी हैं। बीएलए का दावा है कि अभी तक 150 से ज्यादा गैस फील्ड पर कब्जा है और 1200 कोल माइंस और सोने की तांबे की खदानों पर कंट्रोल है। बीएलए ने अपना राष्ट्रध्वज और करेंसी भी बना ली है। 5 लाख लड़ाकों की सेना होने का दावा है, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तक शामिल है। इस पूरे संकट के बीच जेल में बंद इमरान खान का मुद्दा अलग से शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के लिए सरदर्द बना हुआ है। न इमरान खान को छोड़ते इनको बन रहा है, न ही उनको घेर पा रहे हैं। अब एक बार फिर यह दावा किया गया है कि जेल में इमरान खान की मौत की खबर है या उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा है, जिसके बाद उनकी पार्टी पीटीआई ने चेतावनी दी कि 20 लाख लोग अब सड़कों पर उतरेंगे और 27 तारीख को इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च निकाला जाएगा। शहबाज शरीफ को डर है कि अगर इस बार पाकिस्तान में बड़ा प्रदर्शन हुआ तो उनकी सत्ता पर खतरा मंडरा रहा है, और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान में एक बार फिर इतिहास दोहराया जाएगा और पाकिस्तान एक बार फिर सैन्य शासन की तरफ जा सकता है।
और अब आज शहबाज शरीफ ने अपने घर के संकट का जवाब एक बार फिर भारत की तरफ देखकर तलाशना शुरू किया है। पाकिस्तान की जनता को लॉलीपॉप थमाने के लिए शहबाज शरीफ एक बार फिर भारत को धमकियां देने में लग गए हैं ताकि वहां की सेना को खुश कर सके। देश टूट रहा है, सरकार मुश्किल में और जनता में रोटी कपड़े के लिए मारामारी बची है। पिछले 79 सालों में यह दिया है पाकिस्तान पर हुकूमत करने वालों ने अपनी जनता को। अब तो पाकिस्तान की जनता ही नहीं, देश की आर्थिक हालत भी किसी से छिपे नहीं है। मार्च 2026 तक पाकिस्तान का कुल कर्ज करीब 83 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 साल में पाकिस्तान की फेडरल सरकार का कर्ज 75% बढ़ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत कहां है। पाकिस्तान आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन भारत में आज विभाजन के उस दर्द को याद किया जा रहा है जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी तब बदल दी थी। इसी दर्द को याद करने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पिछले कुछ एक सालों से अपने देश में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भी विभाजन के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके संघर्ष और नए सिरे से जिंदगी शुरू करने के साहस को याद किया है। अब कार्यक्रम के आखिर में बात पब्लिक व्यूज की करता हूं। खड़गे साहब की जो कंट्रोवर्सी है दलित वाली, उस पर सुजीत सिंह का पोस्ट है। दलित समाज के सम्मान, अधिकार और अवसर की बात होनी ही चाहिए। दलित सम्मान किसी पार्टी का चुनावी हथियार नहीं, समाज की स्थायी जिम्मेदारी होनी चाहिए। एक और पब्लिक व्यू है मनन मिश्रा बीसीआई वाली कंट्रोवर्सी पर राघव कृष्णा का, छात्रों ने सीजीआई का अपमान नहीं किया। यह बात जस्टिस सूर्यकांत का बयान भी दर्शाता है। बीसीआई ने बेवजह ही नए विवाद को जन्म दे दिया है। तो आज मेरे साथ इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम को, तब तक के लिए शुभ रात्रि।